डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आपका इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में, यानी कि इवोल्यूशन के पक्ष में क्या क्या दलीलें हैं, इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं पैलिएंटोलॉजिकल इविडेंस। ठीक है, ये पैलिएंटोलॉजिकल इविडेंस के साथ दो इविडेंस और पढ़नी है, उसका नाम है बायोकेमिकल इविडेंस और बायोजियोग्राफिकल इविडेंस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में आप देखिए। ठीक है, जो इनिशियल पार्ट है उसमें आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं पैलिएंटोलॉजिकल इविडेंस। पैलिएंटोलॉजी, ये जो टर्म है पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैलिएंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। यानी पैलिएंटोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या है? तो कहता है कि जो भी प्लांट और एनिमल पीछे थे, पास्ट में थे, ठीक है, जब वो डेथ किए अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम, डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है, जब वो डेथ किए तो वो अलग अलग रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में अलग अलग जगहों पे वो दबते चले गए। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले मान लो कि डेड हो गया, प्लांट हो या एनिमल हो, वो सबसे नीचे के लेयर में होगा, यानी कि रॉक्स के सबसे नीचे लेयर में होगा। और आपको पता ही है ये रॉक्स के लेयर भी क्या होते हैं, बनते रहते हैं, मिट्टी बनते रहती है, उनसे नए नए लेयर फॉर्म होते रहते हैं। तो उनको रॉक्स के जो नए लेयर होते हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो जो पुराने, जब मतलब जो पहले एनिमल डेथ कर गए या जो प्लांट डेड हो गए, वो अगर मान लो उसमें हिडन रह गए, ठीक है, तो वो सबसे नीचे रहेंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर नए, मतलब जो थोड़ा सा उसके बाद जो डेथ किए हैं वो उसके ऊपर में आएंगे, जो सबसे लेटेस्ट डेथ किए होंगे और उनका अगर कोई फॉसिल्स होगा तो वो सबसे ऊपर के लेयर में होगा। इस तरह से क्या होगा, ये लेयर दर लेयर दर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ किसी भी चीज को लेयर में बांट के पढ़ना। ठीक है, तो अगर अर्थ में सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, ठीक है, वो भी एक लेयर होगा, सेडिमेंट्री रॉक 1, सेडिमेंट्री रॉक 2, सेडिमेंट्री रॉक्स 3, 4, 5 लेयर, इसी तरह। और फिर क्या होगा, ओल्डर टू न्यूअर, यानी कि सबसे जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स होंगे वो सबसे नीचे होंगे और सबसे जो लेटेस्ट फॉसिल्स होंगे वो सबसे ऊपर होंगे। क्लियर है? ये जानिए कि फॉसिल्स डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है इवोल्यूशन का, ये बात सबसे पहले डार्विन ने बताया। किसने बताया? डार्विन। तो याद रखिएगा, डी से डार्विन, डी से डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। यानी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज फॉसिल्स, यानी कि पैलिएंटोलॉजी यानी फॉसिल्स इज द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डार्विन। दूसरा कहता है ये जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स के बारे में, फॉसिल्स का स्टडी हो गया पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी के फादर जो है दुनिया में, वो है बहुत बड़े पेंटर। ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। उनका नाम था लियोनार्डो डी विंची। क्या नाम था? लियोनार्डो डी विंची। उन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था। ठीक है, तो लियोनार्डो डी विंची को बोलते हैं फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी एट इंटरनेशनल लेवल। और इंडिया में जो फादर है पैलिएंटोलॉजी के, वो है बिरबल साहनी। क्या है? बिरबल साहनी। यानी कि बिरबल साहनी इंडिया में फादर है पैलिएंटोलॉजी के। लियोनार्डो डी विंची इंटरनेशनल लेवल पे फादर है। पैलिएंटोलॉजी जो मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी है उसके फादर कहे जाते हैं क्यूवियर। वही क्यूवियर, ठीक है, जो फाइलम टर्म दिया है, वही क्यूवियर जो कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी का फादर है। ठीक है, कहते वही क्यूवियर जो कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है। तो और डार्विन ने क्या बताया कि फॉसिल्स आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, अब आइए फॉसिल्स के डिफिनीशन पे। फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स। रिमेन्स मतलब बचा हुआ पार्ट, डेड पार्ट, जो हिडन है कहीं पे, दबा हुआ है कहीं पे, दैट इज कॉल्ड रिमेन्स। तो फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स
हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जो हार्ड पार्ट होता है वो जो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे दब जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। क्या बोलेंगे उसको? फॉसिल्स। ठीक है, हार्ड पार्ट। अब जिससे मान लीजिए जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो सब किससे रिप्लेस हो जाता है? मिट्टी से, मिनरल से, वो सब रिप्लेस हो जाता है, और जो हार्ड पार्ट होता है वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। ठीक है, तो वही फॉसिल्स बनाते हैं। ठीक है, तो हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, कौन कौन पार्ट? लाइक टीथ, बोन, सेल्स, वुड। ठीक है, टीथ के स्टडी को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। बोन के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। सेल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? कोंकोलॉजी। और वुड के स्टडी को क्या बोलते हैं? जाइलोलॉजी। जाइलोलॉजी टर्म बना है सेकेंडरी जाइलम से, यानी कि वुड के अंदर में जाइलम भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं, बट ये सॉरी जाइलम होते हैं मेनली, फ्लोएम नहीं होते हैं, जाइलम होते हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो नया जाइलम बनता है उसी को लकड़ी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये चारों चीज क्या है? सॉलिड है, हार्ड है। ये अगर प्लांट, ये अगर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दबा हुआ मिले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉसिल्स। क्लियर है पॉइंट? और फॉसिल्स के स्टडी को बार बार बता रहा हूं, क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। अब आइए, कहता है कि टाइम पास्ट, टाइम पास हो रहा है। ठीक है, टाइम पास होते जा रहा है, टाइम पास्ट न्यू रॉक्स फॉर्म, यानी टाइम के अकॉर्डिंग नया रॉक बनते जा रहा है पुराने रॉक के ऊपर। यानी कि बहुत पहले एक लेयर था, उसके ऊपर फिर टाइम के अकॉर्डिंग नया लेयर बना, उसके ऊपर नया लेयर बना, उसके ऊपर नया लेयर बना। ठीक है, कहता है काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन टुक्स प्लेस, उसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, जो आपको बताए थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डाइड अर्लियर, जो मैंने पहले आपको बताया इंट्रोडक्शन शुरू होने, आज का वीडियो लेक्चर जब शुरू किए थे तब मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म डाइड अर्लियर, जो पहले ऑर्गेनिज्म मर गया, देयर फॉसिल्स वेर फॉर्म्ड इन डीपर लेयर। ठीक है, जो सबसे ओल्डर मरा उसका जो फॉसिल्स होगा सबसे डीप लेयर में होगा। ठीक है, दोज हु डाइड लेटर, जो बाद में मरा, उसका फॉसिल्स कहां पे होगा? ऊपर के लेयर में होगा। ठीक है, यानी कि आर फाउंड इन अपर लेयर। क्लियर है पॉइंट? सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल्स। कहता है कि कोई अगर पूछेगा फॉसिल्स सबसे ज्यादा कहां पे रहता है, तो आप कहिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। किसके अंदर रहता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। और सेडिमेंट्री रॉक्स इसीलिए फॉस्फोरस का ग्रेटेस्ट सोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि आदमी के हार्ड पार्ट में क्या आता है? बोन आता है, टीथ आता है। बोन में भी फॉस्फोरस, टीथ में भी फॉस्फोरस। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फोरस का बहुत बड़ा सोर्स होता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कंक्लूजन, यानी कि इस सब पूरे का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि लोअर स्टेट ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वाज फर्स्ट टू बी डिपोजिटेड एंड द ओल्डेस्ट। यानी कहता है कि जियोलॉजिकल स्केल में जो सबसे नीचे का लेयर है वो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे पहला है, यानी फर्स्ट फॉर्म और ओल्डेस्ट। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? ये लेयर के बारे में है। अब फॉसिल्स कितने तरह का होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉसिल्स कितने तरह का होता है। आपको बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जानिए क्योंकि आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में एक ब्रांच होता है जियोलॉजी। ठीक है, अभी जो आप देखते हो राम मंदिर के परिसर में जो खुदाई हो रहा है उसमें बड़े पुराने चीज सब मिल रहा है, ये पूरा जियोलॉजिकल टीम ही करती है, पैलेंटोलॉजिकल टीम ही करती है। बहुत अच्छा उसमें स्कोप भी है, बहुत बड़ा फ्यूचर भी है, और उनका काम होता है जगह जगह पे खुदाई करते रहना। जो ऑफिसर होते हैं आराम से बैठते हैं, 1.5-2 लाख रुपया महीना लेते हैं, उनकी टीम अपना काम करती है मजदूरों को लगा के। ठीक है, और उनको बैठे बैठे पैसे आते हैं। तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट की पढ़ाई IIT में होती है, डिफरेंट IIT में की पढ़ाई होती है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कहता है क्या कि ये इतने तरह के होते हैं। पहला है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। आपको उधर ध्यान नहीं देना, मेरे तरफ से ध्यान है पेट्रीफाइड। तो इसको पेट्रीफाइड कोई बोलते हैं, पी को साइलेंट कीजिएगा, जिसको टेरिफाइड बोलते हैं, PTERIFIED। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई भूकंप आया 5000 साल पहले, उस समय जो आदमी था एक लेयर के नीचे दब गया, और जब 5000 साल बाद खुदाई हुई है तो उस आदमी का वहां पे क्या मिला? बोन मिला। उस आदमी के वहां पे क्या मिला? टीथ मिला। ठीक है, स्केलेटन मिला और टीथ मिला। ठीक है, और कुछ भी नहीं मिला। उसका जितने बॉडी का सॉफ्ट पार्ट था, सॉफ्ट टिश्यू था,
सब रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? सॉइल के द्वारा। सब रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? मिनरल के द्वारा। तो वैसा फॉसिल्स जिसमें सिर्फ हार्ड पार्ट मिले, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट रिप्लेस हो जाए किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा, मिनरल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड पेट्रिफाइड फॉसिल्स या टेरिफाइड फॉसिल्स। जो बोल रहे हैं बोलिए। कहा था अनअल्टर्ड फॉसिल्स, ठीक है। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी 2012 में एक सैनिक का शव मिला लद्दाख में, जो 62 की लड़ाई में मर गया था। यानी कि 62 की लड़ाई में वो आदमी मरा, वो सैनिक मरा, और लद्दाख में सियाचिन में उसका मतलब डेड बॉडी मिला। उसी तरह मूछे करक, उसी तरह पूरा ये सब पहने हुए कपड़े, सब कुछ, कोई अंतर नहीं, आंखें वैसे ही खुली हुई, बस वो हार्ट जमा हुआ था। इसका मतलब मरा तो इतना दिन पहले, ठीक है, वो क्या था? वो अनअल्टर्ड था। बर्फ के कारण उसके किसी भी बॉडी पार्ट का डिजेनरेशन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बर्फ पिघला, और बर्फ पिघलने के बाद उसका बॉडी बाहर आ गया, ठीक है। उस समय क्या हुआ होगा लड़ाई में? मतलब वो चट्टान के नीचे क्या हो गया होगा? बर्फ के चट्टान के नीचे, रॉक्स के नीचे क्या हो गया होगा? दब गया होगा, एकदम ज्यों का त्यों मिला। ऐसे जब आप हिमालय पर्वत पे जाएंगे, सियाचिन लद्दाख की पहाड़ियों में जाएंगे, ऊंचे ऊंचे बर्फीली चट्टानों में जाएंगे, आपको बहुत सारे एनिमल मिलेंगे। कहा था एक रिकॉर्डेड है, एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, 2500 साल पुराना एक एलिफेंट, उसको बोलते हैं वूली मैमोथ, WOOLY वूली मैमोथ का एकदम बिल्कुल अनअल्टर्ड शरीर मिला, लेकिन उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुआ। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? कोई मॉडिफिकेशन करना। आप बोलते हो मैं कपड़े का अल्टरेशन करने जा रहा हूं, मैं सूट सलवार का अल्टरेशन करने जा रहा हूं, कुर्ते पैजामे का अल्टरेशन करना, यानी कोई चेंजेस करने जा रहा हूं। अनअल्टर्ड का मतलब क्या हुआ? बिना कोई चेंज हुए। तो 2500 साल पुराना पूरी की पूरी हाथी का बॉडी बर्फ के चट्टान से मिला। कहां पे? साइबेरिया में। उसको क्या बोलेंगे? अनअल्टर्ड फॉसिल्स। तो बताइए, पेट्रिफाइड फॉसिल्स हो गया, अनअल्टर्ड फॉसिल्स हो गया। क्लियर है दोनों? अनअल्टर्ड फॉसिल में किसका एग्जांपल देंगे? 2500 साल पुराना वूली मैमोथ एलिफेंट की प्रजाति कहां से मिली? साइबेरिया से मिली। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद ये प्रिंट फॉसिल्स, कहता है कुछ नहीं। आप अभी पढ़ते होंगे कि जहां पे मतलब हनुमान जी ने पैर रखा, अंगद ने जहां पे पैर रखा, वो जगह आज भी सुरक्षित है। यानी पैर का चिन्ह किसी पुराने पुरातत्व काल के भगवान का, जैसे चर्चा होता है राम जी का यहाँ पैर पड़ा, रावण का वहां कुंभकर्ण जहां सोया हुआ था वो पूरा मिला, ऐसे करके जो प्रिंट्स मिले, मतलब उसके बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिला, सिर्फ चिन्ह अगर मिले, यानी किसी एनिमल का, किसी प्लांट का सिर्फ चिन्ह मिले, यानी उसके फुटप्रिंट्स मिले, तो उसको बोलते हैं प्रिंट फॉसिल्स। यानी कि वहां ना सॉफ्ट पार्ट है ना हार्ड पार्ट है, सिर्फ वहां पे क्या है? चिन्ह है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रिंट फॉसिल्स। उसके बाद कहता है कॉप्रोलाइट, कहता है ना तो चिन्ह मिले, ना हार्ड पार्ट मिले, ना सॉफ्ट पार्ट मिले, उसका सिर्फ एक्सक्रीटा मिले, यानी कि उसने जो टॉयलेट किया था वो चीज मिले, ठीक है। तो उसके द्वारा भी फॉसिल्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉप्रोलाइट। क्योंकि कॉप्रोफेगी हमने आपको टर्म बताया था, जो एक्सक्रीटा को खा जाए उसको क्या बोलते हैं? कॉप्रोफेगी, ठीक है। बहुत सारे जो डॉग होते हैं, रैबिट होते हैं, वो अपने एक्सक्रीटा को ही खा जाते हैं, किसी और एनिमल के एक्सक्रीटा को भी खाते हैं मजे में, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफॉसिल्स, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका पोलन ग्रेन बिल्कुल मतलब मिट्टी के नीचे दबा हुआ, जानते हैं पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। पोलन ग्रेन को दुनिया का कोई भी इंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्यों? मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन दिया था, और आप लोग 12th में हैं, आप लोग जानते होंगे। पोलन ग्रेन के आउटर वॉल में, जिसको एक्साइन बोलते हैं, वहां पे एक पदार्थ होता है, उसका नाम है स्पोरोपोलिनीन। क्या नाम है? स्पोरोपोलिनीन, जो दुनिया का मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। उसको ना कोई एंजाइम डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना कोई पीएच कंडीशन, ना कोई टेम्परेचर, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसलिए पोलन ग्रेन सुरक्षित रहता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। उसको बोलते हैं पैलाइनोफॉसिल्स। क्या बोलते हैं? पैलाइनोफॉसिल्स या माइक्रोफॉसिल्स। क्लियर है? उसके बाद कुछ नहीं है। बायोक्लास्ट, फ्रेगमेंटेड फॉसिल्स, माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स, जो माइक्रोस्कोप लगाने के बाद ढूंढ ढूंढ के मिले, उसको बोलते हैं
और गैस्ट्रोफॉसिल्स कहता है कि रेप्टाइल्स के, खास करके रेप्टाइल्स के, बड़े बड़े रेप्टाइल्स होते थे, कौन कौन, डायनासोर वगैरह, ये उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं पे मिले, हड्डी उड्डी ना मिले, उसकी कोई कैविटी मिली, यानी कैविटी की तरह निशान बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, ठीक है, फॉसिल्स। तो ये पूरा क्या था, फॉसिल्स का टाइप। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, ये पूरा समझ में आ गया। इस फॉसिल्स के एज को पता लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। मान लीजिए एक हड्डी का टुकड़ा मिला, आप कैसे पता लगेगा कि 2500 साल पुराना है, कि 4000 साल पुराना है, कि 6000 साल पुराना है। कोई सामान मिलता है तो देखते हैं पेपर निकलता है इतने साल पुराना है, कैसे, कहता है उसके लिए मेथड होता है, उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मेथड होता है। तो पहले सबसे पहले किसको यूज किया गया था, कार्बन के आइसोटॉप। कार्बन का आइसोटॉप क्या होता है, C14, C14 मेथड का यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक मेथड और आया, यूरेनियम लेड मेथड। पहले C4 डेटिंग टेक्निक, जिसको लीबी ने दिया, ठीक है। फिर आया यूरेनियम लेड मेथड, वो रिजेक्ट हुआ, तब आया पोटासियम आर्गन मेथड। ये 2013 में एक क्वेश्चन था, पोटासियम आर्गन मेथड, AIPMT का क्वेश्चन था। ये मॉडर्न मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है, ठीक है, यानी कि मॉडर्न टाइम में सबसे एक्सेप्टेड मेथड यही है, कौन, ठीक है, पोटासियम आर्गन मेथड। तो P से पोटासियम, P से पैलेंटोलॉजिकल एज, फॉसिल्स का एज, ऐसे याद रखिएगा। लेकिन एक्यूरेट मेथड नहीं है, एक्यूरेट मेथड जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक का पूरा थ्योरी में आपको मिटा रहा हूं, ये पूरा का पूरा आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। पूरी तरह इसको पॉज करके आपको अच्छे से लिखना है। अच्छा, ये कंक्लूजन था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्यों बोले, क्योंकि सबसे नीचे जो रॉक होगा वो सबसे ओल्डेस्ट होगा, और जो सबसे यंगेस्ट रॉक होगा वो सबसे ऊपर होगा, इसलिए वो बोलते हैं सुपरपोजिशन, एक के ऊपर एक पोजीशन में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। चलिए देखिए, इधर भी एक ट्रिक लिखा हुआ है, ये डायनासोर की कहानी अभी बताएंगे, उसमें पता चलेगा कि डायनासोर के वंशज में ये सब भी थे। उनका खानदानी ट्री मैंने बनाया है, खानदानी पेड़ जो बोलते हैं ना वो बनाया है। उसमें एक ट्रिक बताएंगे आपको, बस में ACP और TT की दोस्ती हो गई। ACP समझ रहे, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ACP होता है, ठीक है, जैसे दिल्ली जैसे जगहों में अलग अलग जोन में अलग अलग ACP होते हैं, ठीक है। तो वो बताएंगे ट्रिक, यानी कि ठीक है, बस में ACP और TT की दोस्ती हो गई। ये ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ACP बस में क्यों चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, कहीं भी चल सकता है, और TT ट्रेन में चलेगा, तो ये नहीं दिमाग में रखना है। TT कभी न कभी तो बस में जाएगा, ठीक है, घर तक तो उसके ट्रेन जाएगा नहीं, इसलिए ट्रिक बनाया है। बस में ACP और TT की दोस्ती हो गई, थोड़ी देर में आते हैं, बस ये देख लीजिए आप, ठीक है। कहता है नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक्स, ठीक है। यही चीज, इतना दूर का ही चीज आपको 10th में भी पढ़े होंगे आपने, ठीक है, रॉक वाली कहानी, और वही आपको 12th में दोहराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक्स। तो रॉक्स ऑफ अर्ली ईरा 4 है। यहां भी एक ट्रिक है, ठीक है। सीना ने मीना को पीटा बट प्यार भी बहुत किया। सीना ने मीना को पीटा बट प्यार भी बहुत किया, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा, ये देखिए, सीना ने मीना को पीटा बट प्यार भी बहुत किया, ठीक है। ये है ट्रिक, यानी 4 ईरा होते हैं। ईरा कितने हैं, 4। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 ईरा है, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सोनल ने मोनिका को पीटा बट प्यार भी बहुत किया, ठीक है, लगे समझ। सुयस ने मोनिका को पीटा बट प्यार भी बहुत किया। जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। तो जिसको जैसे फीलिंग लेना है आप लोग ले लीजिए। आप में बहुत का नाम है, बहुत बच्चों का नाम, अपना नाम सेट कीजिए, ठीक है। यानी कि C से नाम है, अब लीजिए कैटरीना ने, ठीक है, किसी हीरोइन का नाम रख दीजिए M से, उसको पीटा, ठीक है। कैटरीना ने मोनिका को पीटा बट प्यार भी बहुत किया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, यानी ऐसे चलना है,
यानी ये जो है ये है सबसे लेटेस्ट, ये है लेटेस्ट, ठीक है, और ये क्या है सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, ये है सबसे ओल्डेस्ट। यानी कि जियोलॉजिकल स्केल में ईरा जो है, ठीक है, ये ईरा में बांटा गया है 4 ईरा में। कौन कौन? सीनोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा, पेलियोजोइक ईरा, प्रोटेरोजोइक ईरा। ये सबसे लेटेस्ट, ये सबसे पुराना। फर्स्ट ईरा ये है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक बाद पेलियोजोइक, उसके बाद मीसोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक। बोलिए कोई दिक्कत? ये है। अब देखिए, ठीक है, ऊपर साइड रॉक्स ऑफ अर्ली रॉक। अर्ली रॉक सबसे अर्ली ईरा कौन सा था? प्रोटेरोजोइक। कंटेन, समझिएगा, कंटेन लेस नंबर ऑफ फॉसिल्स, सबसे कम फॉसिल्स था। क्यों? उसमें एनिमल का ओरिजिन नहीं हो रहा था। और सबसे पहले किसका ओरिजिन हुआ था? इनवर्टिब्रेट का। और ओरिजिन कहां पे हुआ था? समुद्र में, ठीक है, और वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे। तो कहता है रॉक्स ऑफ अर्ली ईरा प्रोटेरोजोइक कंटेन लेस नंबर ऑफ फॉसिल्स एंड ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ ओनली सिंपल मेराइन इनवर्टिब्रेट। मेराइन का मतलब समुद्र में, सिंपल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सिंपल था, यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था, यानी कि पॉडीफेरा था, निडारियंस था, टीनोफोरस था, प्लेटिहेल्मिंथिस था, एस्केल्मेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा तक। इकाइनोडर्माटा तक आपका क्या है? इनवर्टिब्रेट, ठीक है, वही सब मिला था उस समय। ये क्या प्रूफ करता है? ये जो मिला ये क्या प्रूफ करता है? प्रूफ लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सी एज सिंपल फॉर्म एंड हेंस फॉसिल्स नॉट प्रेजेंट इन प्लेंटी एट दैट टाइम। यानी कि उस टाइम स्टार्टिंग में, एट स्टार्टिंग, उस समय बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फॉसिल्स नहीं था, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, इनवर्टिब्रेट ही सिर्फ बने थे। और मैराइन क्यों था? समुद्र में हुआ था उसका ओरिजिन, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव, ठीक है, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब लेयर, इसलिए नाम बताया स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर में बांट के पढ़ना। तो देखिए, अर्ली फॉसिल्स प्रेजेंट इन द बॉटम रॉक्स आर सिंपल, यानी बॉटम रॉक्स का मतलब क्या? सबसे नीचे वाला रॉक्स, ठीक है। तो जो अर्ली फॉसिल्स थे, ठीक है, वो कहां पे मिले? सबसे नीचे मिले, बॉटम वाले रॉक्स में मिले। और रिसेंट फॉसिल्स कहां मिलेंगे? सबसे ऊपर वाले लेयर। रिसेंट फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ रॉक्स, ठीक है, आर मोर कॉम्प्लेक्स, यानी जो ऊपर मिले, ठीक है, सबसे ऊपर मिले फॉसिल्स, वो क्या था? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, वो बड़े एनिमल का होगा। यानी नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे, एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। सिंपलेस्ट ऑर्गन सबसे नीचे के लेयर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सबसे ऊपर के लेयर में, वो सबसे ओल्डेस्ट, वो सबसे लेटेस्ट। क्लियर है पॉइंट? वही है, अर्ली फॉसिल्स प्रेजेंट इन द बॉटम रॉक्स आर सिंपल, रिसेंट फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ रॉक्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी यहां पे हमने देखिए कंक्लूजन क्या किया है, यहां पे हमने बहुत बड़ा लिखा है ये, ठीक है, यानी ओल्डेस्ट टू रिसेंट, यानी ओल्डेस्ट से रिसेंट की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे देखिए हमने क्या किया है, चारों लेयर लिख दिए। प्रोटेरोजोइक ईरा फ्यू फॉसिल्स, बहुत कम फॉसिल्स था। पेलियोजोइक ईरा में क्या हुआ? एबंडेंट फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, फीसेज एंड एम्फीबियंस। इनवर्टिब्रेट, फीसेज और एम्फीबियन तक बच गया। अब तीन ही आपका, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, सारा इनवर्टिब्रेट आ गया, फीसेज आ गया, एम्फीबियन आ गया। वो किस ईरा में आया? पेलियोजोइक ईरा में, याद रखिएगा। फिर कहता है मीसोजोइक ईरा, यही ईरा तो है जो दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दे के गया अचानक से। ये ईरा किसका है मालूम है? इसी ईरा में आया था डायनासोर, इसी ईरा में आया था डायनासोर, मीसोजोइक ईरा। कोई पूछेगा डायनासोर का ओरिजिन कब हुआ था? मीसोजोइक ईरा में। वो डोमिनेंट कब था? मीसोजोइक ईरा में, ठीक है। तो कहता है मीसोजोइक ईरा था, ठीक है, और पीरियड का नाम था जुरासिक पीरियड। इसीलिए डायनासोर पे जो पहली फिल्म आई थी उसका नाम था जुरासिक पार्क, ठीक है, क्योंकि वो उसके पीरियड का नाम था। तो मीसोजोइक ईरा और जुरासिक पीरियड याद रखिएगा। ग्रेट रेप्टाइल्स यानी डायनासोर, डायनासोर और प्रिमिटिव बर्ड्स, प्रिमिटिव मैमल्स, यानी डायनासोर के खात्मे के बाद कौन आया दुनिया में? मैमल्स आया। आदमी तो बहुत बाद की बात है। प्रिमिटिव मैमल्स आया था, इकिडना प्लेटिपस, उसमें बड़ा मैमल भी नहीं आया। और हम लोग तो उसमें ह्यूमन का तो ओरिजिन ही नहीं हुआ था, इसलिए वो जो आपको जुरासिक पार्क में जो आदमी को खाते हुए दिखाया, बिल्कुल बकवास दिखाया है। वो डायरेक्टर को पकड़ के बहुत पिटाई करनी चाहिए।
ठीक है, ये जो कहानी बना के दिया, आदमी को खा ही नहीं सकता डायनासोर, आदमी था ही नहीं उसमें, ठीक है। ये जो कहानी जो बनाने वाले थे वो बिल्कुल बकवास की है, और उसमें देख के हम लोग एकदम पूरा टिकट कटा कटा के एक के ऊपर कूद के देख रहे थे, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए, तो मीसोजोइक कीड़ा में क्या क्या बोलिएगा, डायनासोर प्लस प्रिमिटिव बर्ड प्लस प्रिमिटिव एनिमल। उसका लास्ट में सीनोजोइक कीड़ा, सीनोजोइक कीड़ा में क्या बोलिएगा, फॉसिल्स ऑफ वेरियस मैमल्स आर मोर एबंडेंट। तो इस तरह से आप आइएगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंस, ठीक है, फॉर्म ऑफ लाइफ। ये डिस्पैरिटी क्या है, सबसे पहला ह्यूमन कौन था, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि इसका भी एक ट्रिक मैं बता दूंगा। एक मछली है, उसका नाम है ड्राइस, ये समुद्री मछली है, एक्वेटिक मछली है, ड्राइस। तो ये मेरा ट्रिक है, DRAHIS। सबसे पहला, सबसे दूसरा, सबसे तीसरा, ये तीनों जो था ना, ये एप था। ये क्या था तीनों, एप, ठीक है। ये तीनों क्या थे, एप। यानी कि हम लोग का ओरिजिन जो हुआ है वो एप से हुआ है। हम आगे जाके बताते हैं, ये एप से हुआ। डी से ड्रायोपेथिकस, आर से रामोपेथिकस, ए से ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, ये तीनों एप थे। एप आप समझ रहे होगे, ठीक है, मंकी समझ रहे होगे। एप से हम लोग का ओरिजिन हुआ। उसके बाद आया होमो हैबिलिस, तब आया होमो इरेक्टस, तब हम लोग आए होमो सेपियंस। यानी हम लोग है होमो सेपियंस, हम लोग तो और ज्यादा एडवांस है, होमो सेपियंस सेपियंस। ये हम लोग जो होमो सेपियंस सेपियंस है, ये किससे है, होमो सेपियंस से। होमो सेपियंस किससे है, होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस किससे है, होमो हैबिलिस से। तो सोचिए उस समय का जो मैन था वो गुफाओं में रहता था, ठीक है, बिना कपड़े के रहता था। कोई कपड़ा उपड़ा नहीं कि हाँ ये एडिडास, ये प्यूमा, उनके लिए सब केला का पत्ता था एडिडास, ठीक है। बांस के पत्ते जो थे वो प्यूमा थे, ठीक है। कोई वो था, कोई वो था, सारे कुछ ना सारी साया कुछ नहीं, किसी को कहीं कुछ नहीं था, बस कपड़े लपेट के घूम रहे, किसी कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं था कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। क्रो मैग्नोन मैन जब आया वो भी गुफाओं में रहते थे, उसके पहले वाले तो कहीं भी रहते थे। उनको मार के कोई दूसरा खाता था, वो किसी और को खाते थे। ये 10-20 मिले, किसी को मार के भोज कर लिए, ठीक है, कोई दूसरा एनिमल मिला, इनको मार के भोज कर लिए, ठीक है। तो ऐसे चलते जैसे दूसरे एनिमल आजकल लड़ते रहते। और लेकिन अभी देखिए कितना डिस्पैरिटी हो गया, कितना चेंज हो गया। ये चेंज भी बताता है कि हम लोग क्या हुए, इवॉल्व हुए, ठीक है। और हम लोग इवॉल्व हुए हैं, ये बात प्रूफ करता है आज का आदमी भी। आप देखिएगा आपके साथ 10-20 क्लास में बच्चे बैठे हुए, एक आध ऐसा होगा जो बंदर की तरह इधर उधर करते रहेगा, तो प्रूफ करता है कि हमारा पूर्वज बंदर था, ठीक है। ये जो मतलब इधर उधर जो घूमते रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उधर लड़कियों को देखेंगे, उधर उसको पढ़ा रहा है, उधर वो देखेंगे, उसको चौक मार देंगे, उसको उछल को उसका कुछ खींच लेंगे, उसका पैंट खींच लेंगे। ये सब जो करते हैं ना, यही तो बंदर है, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं कि हमारा पूर्वज बंदर था, हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये प्रूफ करते हैं, ये डिस्पैरिटी होता है, ये बताता है कि हमारा पूर्वज क्या था और हम लोग क्या हुए। इसलिए इवोल्यूशन अपने आप में करते रहिए, सुधरते रहिए। जरूरी नहीं है कि सुधरा हुआ ही जन्म ले, बिगड़ा हुआ ही अगर जन्म लिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे सुधरिए, ठीक है, इवोल्यूशन लाइए अपने आप में, प्योर एंड प्योर फॉर्म बनिए। चलिए लास्ट में है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक में भी आप अनोखा चीज जानते होंगे। एक एनिमल का नाम बोल रहे हैं, आप लोग सुने होंगे नाम, आर्कियोप्टेरिक्स। नाम आपने सुना है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये क्या है आर्कियोप्टेरिक्स? आर्कियोप्टेरिक्स को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। यानी बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक था। ये एक ऐसा एनिमल था जिसमें बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे और किसके थे, रेप्टाइल्स के भी थे। इसमें रेप्टाइल्स की तरह लंबी टेल थी, इसमें रेप्टाइल्स की तरह टिप थे, दांत थे, इसमें रेप्टाइल्स की तरह, ठीक है, कमजोर स्टर्नम था, उतना स्ट्रॉन्ग स्टर्नम नहीं था। इसकी लिजार्ड की तरह इसकी बॉडी साइज थी, बट इसमें चोंच भी था बर्ड्स की तरह, फीदर्स था बर्ड की तरह, ठीक है। यानी कि बर्ड के भी कैरेक्टर थे और रेप्टाइल्स भी कैरेक्टर थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जैसे युग्लिना में प्लांट के भी कैरेक्टर है, एनिमल की भी कैरेक्टर है, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। उसी तरह से वायरस लिविंग के भी कैरेक्टर है, नॉन लिविंग में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स को क्या बोले, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, अब कहता हूं वैसा कनेक्टिंग लिंक जो दुनिया से मिस हो गया, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, दुनिया में अब है ही नहीं, उसको बोलेंगे मिसिंग लिंक। यानी ऑल मिसिंग लिंक्स आर कनेक्टिंग लिंक, बट ऑल कनेक्टिंग लिंक आर नॉट मिसिंग लिंक। ओनली दोज कनेक्टिंग लिंक आर मिसिंग लिंक व्हिच आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये आपको कल भी बताए थे, आज भी बताया। ये मिसिंग लिंक भी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के एग्जाम्पल में आता है। क्लियर है पॉइंट? ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब आइए डायनासोर के खानदान की कहानी थोड़ा देख ले। डायनासोर में, ठीक है, ये जो है ऊपर से नीचे आइएगा, सबसे पहला जो उसका वंशज था, यानी कि डायनासोर के वंशजों में सबसे पहला जो उसका पूर्वज था, दादा का दादा का दादा, वो था ब्रैंकियोसेरस। तब आया एस्टिगोसेरस, तब आया आर्कियोप्टेरिक्स, वही आर्कियोप्टेरिक्स जो लिजार्ड की तरह था, जिसकी चर्चा की है, मिसिंग लिंक। उसके बाद आया क्रोकोडाइल, तब आया टिरेनोडोन, तब आया टायरेनोसेरस, तब आया ट्राइसेरेप्टोप्स। ये डायनासोर के वंशज में सबसे लेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसे आया ऊपर से नीचे। देखिए बस में एसीपी और टीटी की दोस्ती हो गई, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूरा ट्री बना के दिया हुआ है और लिखा हुआ है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स। इससे क्वेश्चन आएगा, नीट में गारंटेड क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा हुआ? फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स। इसमें जितने स्टेप हैं ये सबका अलग अलग 3 पीरियड में ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अलग अलग कितने पीरियड में ओरिजिन हुआ है? 3 पीरियड में। बट इसको सीक्वेंस में अगर पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक याद रखना है, बस में एसीपी और टीटी की दोस्ती होगी। देखिए बस, BS बस, ब्रैंकियोसेरस एस्टिगोसेरस बस हो गया। में एसीपी आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल, टिरेनोडोन, ACP और TT की दोस्ती होगी। दोस्ती हो गई तभी तो साथ में है, तभी तो फैमिली में है। ठीक है, यानी एक फैमिली ट्री जो डायनासोर का है उसमें क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं लास्ट में, ब्रैंकियोसेरस, एस्टिगोसेरस, आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल, टिरेनोडोन, टायरेनोसेरस और ट्राइसेरेप्टर। इसके लिए आप एनसीईआरटी के पेज को, एनसीईआरटी के डायग्राम को देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम को देखिएगा। ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ है। बस मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने के लिए कि बस में, बॉस और बस में एसीपी और टीटी की दोस्ती हो गई। बोलिए क्लियर है? ये ट्रिक भी नोट कीजिएगा, ये ट्रिक भी नोट कीजिएगा। ठीक है, और पहले जो ट्रिक बताया डायरेक्ट एविडेंस फॉसिल्स को किसने बोला था? डार्विन ने। डी से डार्विन, डी से ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। मैं बीच में 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर 10 मिनट का आपका जो होगा बाद में, वो बाद में इसी वीडियो में आएगा। वो होगा आपका बायोकेमिकल एविडेंस और बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। मात्र 10 मिनट का है, तो आज के वीडियो में आपका ये पूरा कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वेट कीजिए 2 मिनट। स्टूडेंट्स देखिए, अभी जस्ट आपको हमने अभी क्या बताया है, जस्ट पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। जितना मैक्सिमम हो सकता है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस में, उतनी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के, आज के वीडियो के इनिशियल पार्ट में दे दिया गया। मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया था। अब देखिए, अब हमारा क्या है, बायोकेमिकल एविडेंसेस और बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो पहले हम लोग थोड़ा बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस थोड़ा बड़ा है, 10-12 मिनट 15 मिनट का है, पहले उसको मैं ड्रिल कर लूँ, डिस्कस कर लूँ। तो देखिए क्या है बायोजियोग्राफिकल। बायोजियोग्राफिकल हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, व्हाट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर प्लांट और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे कंटिन्यूअस, कहीं पे ज्यादा डाइवर्सिटी, कहीं पे कम डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफिकल। ये बायोजियोग्राफिकल कंडीशन जो होता है, ये भी बहुत बड़ा एविडेंस है इवोल्यूशन का। क्लियर है? तो कहता है बायोजियोग्राफी, आप समझ गए। बायोजियोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए, ये बायोकेमिकल एविडेंसेस, ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बायोजियोग्राफी का आपको डिफिनेशन आ गया। कहता है इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वे थे वेलेस। ये वेलेस
एक्चुअली में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड के थे और इनका एस्ट्रोलॉजी से बहुत बड़ा रिलेशन था, ये उसी के जानकार थे, ठीक है। कहता है कि इन्होंने पूरे मतलब ज्योग्राफिकल एरिया को 6 रियाल में बांटा। कितने में बांटा? 6 में, यानी 6 जोन में बांट दिया पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को। उसमें जो सबसे पहला जो था उसको इन्होंने बोला पेलियो आर्कटिक। इसको बोला पेलियो आर्कटिक, ठीक है, पेलियो आर्कटिक, ठीक है, पेलियो आर्कटिक रीजन। और सबसे लास्ट वाला जो था उसको बोला नियोट्रॉपिकल। क्या बोला उसको? नियोट्रॉपिकल, ठीक है, उसको बोला नियोट्रॉपिकल, ठीक है, पेलियो आर्कटिक और सबसे लास्ट वाला क्या था? नियोट्रॉपिकल। कुल मिला के कितना इन्होंने बोला? 6 बायोजियोग्राफिकल रियाल में बांट दिया पूरी दुनिया को, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आइए, ठीक है, आपने सुना होगा डार्विन के द्वारा उसमें किसको विजिट किया गया? गैलापागोस आइलैंड को, ठीक है। ये गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन के विजिट करने के बाद इस गैलापागोस आइलैंड को कहा जाने लगा लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन का पॉइंट है, यानी कि लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन का ये क्या है? लिविंग लेबोरेटरी है। कौन? गैलापागोस आइलैंड। और ये एक्चुअली में है क्या? ये 22 छोटे छोटे आइलैंड थे पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ये कितने थे? ठीक है, 22 छोटे छोटे आइलैंड थे। 22 छोटे छोटे आइलैंड का समूह था गैलापागोस आइलैंड, ओके, उसमें से, ठीक है। अब कहते हैं ये पैसिफिक ओशन जो था, ठीक है, यानी कहां पे है? वेस्ट कोस्टल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका के वेस्ट पश्चिमी, ठीक है, जो समुद्री किनारा है वहां पे स्थित है। और यहाँ पे 22 छोटे छोटे आइलैंड है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलापागोस आइलैंड। वहां पे ये हुआ था। और आप जानते हैं वहां किस जहाज से गए थे? किससे गए थे? उसका नाम था HMS बीगल। याद रखिएगा, HMS बीगल, ठीक है, वॉज द शिप ऑफ, ठीक है, डार्विन। और डार्विन के विजिट करने के बाद वहां पे जितने बर्ड्स के वैरायटी थे सबको बोला गया डार्विन्स फिंचेस, ठीक है। तो गैलापागोस आइलैंड ये 22 छोटे छोटे द्वीपों का बना हुआ है, ठीक है, अमेरिका के वेस्ट कोस्टल रीजन में है, ठीक है। और कहता है कि ये पैसिफिक ओशन के किनारे है। HMS बीगल शिप का नाम था। बर्ड्स को डार्विन्स फिंचेस बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस है इसमें मेन जो है ये पढ़ना है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बात है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन को कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड हैव यूनिक फ्लोरा एंड फॉना। कोई किसी के ओरिजिन से पहले, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी तक बोला जाता है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पे स्नेक नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका मतलब स्नेक के ओरिजिन से पहले वो हुआ और वो सेपरेटेड ही रहा, कोई लैंड रूट नहीं है वहां तक पहुंचने का। तो ऑस्ट्रेलिया की कहानी आप सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि वहां ऑस्ट्रेलिया में क्यों कंगारू पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एकिडना प्लेटिपस क्यों ज्यादा पाए जाते हैं, अपना यहाँ पे क्यों नहीं होते ओरिजिनली, ठीक है। अब देखिए क्यों। कहता है ऑस्ट्रेलिया हैज एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। एग लेइंग मैमल्स में क्या बोलिएगा? इकिडना, ठीक है, एंड प्लेटिपस। आप नोट में पूरा लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखना है। इकिडना एंड प्लेटिपस। ऑस्ट्रेलिया हैज एग लेइंग मैमल्स, इकिडना एंड प्लेटिपस। पोस्ट एनिमल्स, कंगारू, ठीक है, या मार्सुपियल रैट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है पोस्ट एनिमल्स, इसका अगर ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, क्यों ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये क्यों हो, इसका पूरा का पूरा यहां पे डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ एशिया ड्यूरिंग मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा गोल्डन ईरा ऑफ रेप्टाइल्स, याद रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं। गोल्डन ईरा ऑफ रेप्टाइल्स, यानी ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ एशिया ड्यूरिंग मीसोजोइक ईरा, ओके।
बिफोर प्लेसेंटल मैमल्स इवॉल्व, प्लेसेंटल मैमल्स के इवॉल्व होने से पहले ये मेनलैंड से अलग हो गया। ठीक है, ये ठीक है एशिया के मेनलैंड से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, और कहता है कि बाद में जाके प्लेसेंटल मैमल का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, और प्लेसेंटल मैमल के नहीं होने के कारण वहां पे उस समय इवॉल्व नहीं होने, जहां जहां प्लेसेंटल मैमल इवॉल्व हुआ वहां वहां पे जो ये पोस्ट एनिमल थे, जो एग लेइंग मैमल्स थे, पोस्ट मैमल्स एग लेइंग मैमल, उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया, इलिमिनेट कर दिया। कौन, प्लेसेंटल मैमल्स, क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स आर मोर एडेप्टेड, मोर हैबिचुअल, ठीक है, मोर सर्वाइवल कैपेसिटी, मोर बायोटिक पोटेंशियल, ये ज्यादा सर्वाइव किए, धीरे धीरे वो इलिमिनेट हो गया। और ये प्लेसेंटल मैमल उस समय वहां पहुंच ही नहीं पाए। ये कटे हुए पार्ट, जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, वहां डायरेक्ट लैंड रूट नहीं था, वहां पे पहुंच नहीं पाए, इसलिए वो लोग आराम से सर्वाइव करते रहे, पोस्ट एनिमल और एग लेइंग मैमल्स, पोस्ट मैमल्स और एग लेइंग मैमल्स इन द एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, इसलिए वहां पे खूब सर्वाइव किए। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल्स बिकम मोर एडेप्टेड, eliminated the egg laying and most of the post mammals in other part of the world, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंच पाए। The egg laying and post mammals of Australia survived as placental mammals could not reach there due to lack of land route। आप जरूर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। फिर कहता है, अब जैसे अमेरिका में ले लीजिए, कैक्टस जो है, वाइल्ड कैक्टस का जो स्पीसीज है, सिर्फ वो पाया जाता है कहां पे, अमेरिका में। और कहता है साउथ अफ्रीका में कौन पाया जाता है, तो कहता है कि यूफोर्बिया, यानी यूफोर्बिया और ये कैक्टस दोनों डेजर्ट प्लांट है, दोनों सिर्फ उसी पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड आते हैं, ज्यादा वाइल्ड वैरायटी। डबल कोकोनट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीचेल्स आइलैंड। ठीक है, सीचेल्स आइलैंड भी बोलिए, सीचेल्स। तो ए बी सी डी ये चारों किसका एग्जाम्पल है, ये चारों किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल जो है ये है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कभी है कभी नहीं है। ठीक है, किसी पार्ट में मान लीजिए कि कहीं पे है कहीं पे नहीं, जिससे मान लीजिए कि डेजर्ट में, ठीक है, डेजर्ट में बहुत सारे प्लांट एनिमल का वहां पे स्पीसीज होता ही नहीं है, वही प्लेन एरिया में होता है। फिर कोल्ड डेजर्ट में चले जाए, ये हॉट डेजर्ट चले जाए, वहां भी नहीं होगा। ठीक है, गांव में पॉपुलेशन कम होगा, शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस पॉपुलेशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उसी को बोलते हैं। कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। कहीं पे इन्वायरमेंटल जो सपोर्ट होता है वो बहुत बढ़िया होता है, तो वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाते हैं, वहां पे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। क्लियर है। एडेप्टिव रेडिएशन पहले बता चुके हैं आपको। एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि एक ऑरिजिन का, एक एंसेस्टर से ऑरिजिन हुए डिफरेंट हैबिटेट में अलग अलग जाना, डिफरेंट हैबिट में एडजस्ट कर जाना, उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ये एडेप्टिव रेडिएशन बोलिए या आप क्या बोलिएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों एक है। इसी दोनों का एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस, इसी दोनों का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, पाउच्ड मैमल्स लाइक। ठीक है, डार्विन्स फिंचेस, मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल कंगारू, सिमेनियन, ठीक है, कैट, सिमेनियन वॉल्फ, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। तो ये सब किसका आएगा, डार्विन्स, ये एडेप्टिव। देखिए यहां पे मैंने एक ट्रिक भी बताया था, ए से ऑस्ट्रेलियन पॉच्ड मैमल्स और डी से डार्विन्स फिंचेस, बोथ आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डी से डाइवर्जेंट, डी से डार्विन, यहां पे ऐसे याद रखिएगा। पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक है, कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन में क्या बोलिएगा, जैसे जेब्रा है, सॉरी डियर है और हॉर्स है, इन दोनों के फोर लिम्ब में सेकेंड और फोर्थ जो डिजिट होती है, जो उंगली होती है, वो वेस्टिजियल हो चुकी है, उसको स्प्लिंट बोन बोलते हैं। तो देखिए यहां पे पैरेलल इवोल्यूशन, रनिंग हैबिटेट इन डियर एंड हॉर्स, टू वेस्टिजियल स्प्लिंट बोन। ठीक है, कौन कौन, क्या बोलिएगा, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट ऑफ, क्या बोलिएगा, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट ऑफ किसका, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट ऑफ
फोर लिंब, फोर बोलिए क्लियर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, पैरेलल इवोल्यूशन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। क्लियर है पॉइंट। अब बायोकेमिकल में कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई पूछे प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डाटा तक, ठीक है, क्या कॉमन है, कौन सा एंजाइम कॉमन है, कहता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम इज कॉमन, ठीक है। तो ये सबका एक कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। डीएनए किसी में हो, इवन वायरस में भी, ठीक है, डीएनए के प्रेजेंटेशन में अंतर हो सकता है, उसके शेप में अंतर हो सकता है, किसी में सर्कुलर हो, किसी में डबल हेलिक्स हो, किसी में, ठीक है, स्ट्रेट हो, ठीक है, किसी में बी डीएनए हो, जेड डीएनए हो, मतलब डीएनए डिफरेंट वैरायटी हो सकता है, बट डीएनए सब में न्यूक्लियोटाइड का ही बना होगा। यानी कि डीएनए कहीं का हो, जीन कहीं का हो, आरएनए कहीं का हो, ये सब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये सब में एक जैसा होता है। उसी तरह जेनेटिक कोड आप पढ़ेंगे, जेनेटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को यूनिवर्सल कहा गया है। वायरस में भी अगर AUG है कोडोन, जेनेटिक कोड का कोडोन AUG, अगर मिथियोनिन को कोड करता है तो वायरस में भी मिथियोनिन को कोड करेगा, बैक्टीरिया में भी मिथियोनिन को कोड करेगा, एल्गी में भी कोड करेगा, फंजाई में भी करेगा, बड़े प्लांट में भी करेगा, बड़े एनिमल में भी करेगा, ठीक है। हमारे में प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। ये सब में पाया जाता है लगभग ये तीनों प्रोटीन, यानी कि हमारा ब्लड, हमारा लिम्फ, ये सब का कंपोजिशन किसी भी एनिमल में सेम है। ये सारे कुछ हमारे किस एविडेंस के अंतर्गत आते हैं, बायोकेमिकल एविडेंसेस के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि कोई एंजाइम हो, कोई हार्मोन हो, कोई न्यूक्लिक एसिड हो, कोई विटामिन हो, किसी भी ढंग के कोई प्रोटीन हो, कोई कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, यानी कि आप देखिएगा कोई भी सेल का मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। ये जो होता है बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, दिस शो बायोकेमिकल एविडेंसेस। इसमें तो सब कुछ आपको पता है, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग में रखेंगे कि एंजाइम्स, चाहे जितने एंजाइम होंगे किसी में भी हो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम पाया कहाँ नहीं जाता, वायरस में नहीं पाया जाता, बाकी जहां भी पाया जाता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। हार्मोन जहां भी है केमिकल मैसेंजर का काम करता है, प्रोटीन जहां भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट का काम करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट का काम करता है, रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट का काम करता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड कहीं भी है तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का ही मेम्ब्रेन बना होगा, ठीक है। तो ये सब शो करता है बायोकेमिकल एविडेंसेस को। इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फिर बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, फिर बायोकेमिकल एविडेंस को हमने क्या किया, फिनिश किया। अगला जो वीडियो होगा वो होगा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या था, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब होगा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, लेमार्किज्म। उसके बाद होगा हार्डी-विनबर्ग लॉ, फाउंडर इफेक्ट, ज्योग्राफिकल साइकिल, और लास्ट में एक और चीज पढ़ेंगे अलग से, वो होगा स्पेशल। इसलिए घबराइएगा नहीं, ये मत समझिएगा कि हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हॉर्स का इवोल्यूशन छोड़ दिए, नहीं। हॉर्स के इवोल्यूशन पे एक बहुत ही अजूबा ट्रिक है, ठीक है, समझ गए। तो उसके इवोल्यूशन में एक लड़का, ठीक है, हीरोइन है कि इलियाना डिक्रूज जो है उसको बोल रहा है, इलियाना प्लीज मैरी मी एज सुन एज अर्लियर, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप मेरे साथ देखो। उसमें सारे हॉर्स के आ जाएंगे। क्या है ट्रिक, इलियाना प्लीज मैरी मी अर्लियर टू अर्लियर, जितना जल्दी हो सके, तो उसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये ट्रिक के साथ बताएंगे, यानी मेन यानी ह्यूमन और हॉर्स, इन दोनों का इवोल्यूशन लास्ट वीडियो में होगा, ठीक है। उसके पहले होगा हार्डी-विनबर्ग लॉ, और उसके बाद फाउंडर इफेक्ट, उसके पहले होगा, ठीक है,
मतलब जो जियोलॉजिकल क्लॉक है वो होगा, और उसके पहले होगा आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, लामार्किज्म। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। थैंक यू।